नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला, आपका एकेडमिक काउंसलर। हम लोग BSOC 134 का मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी उस पे चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लासेस में हमने ये समझने का प्रयास किया कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, अनुसंधान से संबंधित मेथड्स क्या होते हैं, पद्धति क्या होते हैं। ये पिछले क्लासेस में हमने पूरे गहन अध्ययन किया है। हमने बताया था आपको अध्ययन पद्धति का तात्पर्य उस तरीके से या उस रास्ते से है जिसका उपयोग कर किसी भी घटना का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है। हमने अब जो सोशियोलॉजिकल मेथड है इसके बारे में आपको बताया था। हमने बताया था घटनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, दूसरा मानवीय घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं चूंकि प्रत्यक्ष हम लोग उसको देख पाते हैं, वो सार्वभौमिक होती हैं, वस्तुनिष्ठ होती हैं। लेकिन जो मानवीय घटनाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं, उसको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, इसमें सार्वभौमिकता का अभाव होता है। इसीलिए ये जो वास्तुनिष्ठता में कठिनाई जब आती है, इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं उसे ही हम मेथड कहते हैं। ये हमने पिछले क्लासेस में चर्चा किया था। क्योंकि मानवीय घटनाएं, जिन्हें हम सामाजिक घटनाएं भी कह सकते हैं, अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में हमने बांटा था। एक था मूर्त सामाजिक घटनाएं, दूसरा था अमूर्त मानवीय घटनाएं या सामाजिक घटनाएं। हमने आपको बताया था जो अमूर्त घटनाएं होती हैं उनका जो मेथड का प्रयोग किया जाता है वह क्वालिटेटिव मेथड्स की बात होती है, जिसको हम गुणात्मक पद्धति कहते हैं। लेकिन जो मूर्त घटनाएं होती हैं उसको हम क्वांटिटेटिव मेथड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसको हम परिमाणात्मक पद्धति कहते हैं। हमने आपको बताया था कि गुणात्मक पद्धति को हम किन तरीकों से देख सकते हैं, उसमें आगमन और निगमन पद्धति की बात करी थी। आगमन का बताया था मैंने विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन को बताया था सामान्य से विशिष्ट की ओर बताया था। फिर हमने वैयक्तिक अध्ययन की बात करी थी, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी व्यक्ति का पूर्ण संपूर्णता में अध्ययन की बात करी थी। फिर हमने समाज मिति की बात करी थी, जो मोरेल ने बताया था हु शैल सर्वाइव। मतलब हमने पिछले क्लासेस में इन सब में बातें, फिर हमारे सामाजिक दूरी पैमाना की बात करी थी क्वालिटेटिव मेथड्स में, जिसको रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले अमेरिका की जो प्रजातियां थी उसमें अध्ययन की करा था। फिर हमने सामुदायिक अध्ययन, किसी भी गांव का, किसी भी जनजाति का पूरे संपूर्णता में अध्ययन की। ये हमने क्वालिटेटिव मेथड के में हमने उस पिछले क्लासेस में चर्चा करी थी। फिर हमने परिमाणात्मक में बताया था कि उसको किन पद्धतियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो उसमें हमने बात करी थी, ऐतिहासिक पद्धति की बात करी थी, तुलनात्मक पद्धति की बात करी थी, सांख्यिकी पद्धति की बात करी थी और सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की बात करी थी। ठीक है, तो इन सब की बात हमने पिछले क्लासेस में, ऐतिहासिक पद्धति में हमने आपको बताया था। मार्गन ने जो परिवार का अध्ययन किया, टाइलर ने जो धर्म का अध्ययन किया था, दुर्खीम ने जो समाज का अध्ययन किया, अगस्ट काम ने जो सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया था, और मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वो ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से ही हमने बात करी थी। फिर हमने तुलनात्मक पद्धति की बात करी थी। तुलनात्मक पद्धति में मैक्स वेबर का धर्म और पूंजीवाद का संबंध जो था, और दुर्खीम ने तो तुलनात्मक समाजशास्त्र को समाजशास्त्र का शाखा ही नहीं माना, उसने तो पूरा समाजशास्त्र ही उसको माना था। और जो रेडक्लिफ ब्राउन का था मानव शास्त्र का अध्ययन तुलनात्मक समाजशास्त्र, तो इस पे हमने बात करी थी। फिर हमने सांख्यिकी पद्धति की बात करी थी, फिर हमने सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति की बात करी थी। फिर हमने आगे बताया था कि साइंटिफिक मेथड्स क्या होता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के लिए जो अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति के हमने आपको चरण भी बताए थे, जिसमें हम बताए थे जैसे अध्ययन समस्या का पहले हम चुनाव करते हैं प्रथम स्टेज पे। दूसरे स्टेज पे हमने बताया था कि कल्पना का निर्माण, उपकल्पना का निर्माण करते हैं। फिर तीसरे स्टेज में बताया था तथ्यों का संकलन करते हैं। फिर बताए थे तथ्यों का व्यवस्थित आलेखन करते हैं। फिर तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, लास्ट में तथ्यों का सामान्यीकरण करते हैं। तो हमने ये साइंटिफिक मेथड में जो एक रूल होता है, एक हायरार्की होती है, उसको बताया था पिछले क्लासेस में। फिर हमने बताया था कि तथ्य संकलन कैसे किया जाता है।
डाटा कलेक्शन जिसको बोलते हैं। फिर बताया था कि तथ्य होते क्या हैं, हमने आपको बताया था तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े हैं जिनके आधार पर हम किसी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब तथ्य वे सूचनाएं या आंकड़े होते हैं जिनके आधार पर हम किसी घटना का वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमने तथ्य दो प्रकार के बताए थे। पहला बताया था प्राथमिक तथ्य और दूसरा बताया था द्वितीयक तथ्य, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक, तो प्राथमिक तथ्य को बारे में हमने बताया था जिनका संकलन शोधकर्ता स्वयं क्षेत्र में या फील्ड में जाकर इकट्ठा करता है फैक्ट्स को। ठीक है, और द्वितीयक जो सरकारी आंकड़े होते हैं, कोई दस्तावेज होती है, साहित्य होती है, पत्रिकाएं होती है, ये द्वितीयक तथ्य के अंतर्गत हमने बात करा था। तो प्राथमिक तथ्य में हमने आपको विस्तार से बताया था कि प्राथमिक तथ्य में कौन कौन सी चीजें अपना सकते हैं, जैसे अवलोकन बताया था मैंने, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची या जो स्थानीय स्रोत एवं सूचनाएं होते हैं। और द्वितीयक में हमने बताया था जो जिसके अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में जो प्रकाशित अप्रकाशित प्रलेख होते हैं या डायरी होती है, पत्र होते हैं, कोई संस्मरण, कोई जीवन इतिहास या जनगणना रिपोर्ट, ये सब हमने बताया था। फिर हमने अवलोकन के बारे में बताया था कि ये बहुत प्राचीन पद्धति है जिसे हम शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। ठीक है, अवलोकन के हमने अंतर्गत हमने बताया था नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। नियंत्रित में हमने घटना पर नियंत्रण होता है अध्ययनकर्ता का। ठीक है, और फिर बताया था सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन। तो ये हमने अवलोकन के बारे में बताया था। फिर हमने साक्षात्कार, साक्षात्कार में मतलब क्या होता है कि किसी के अंदर प्रवेश या उससे संबंध में जानकारी प्राप्त करना। मतलब जो प्रकट या अप्रकट तथ्यों के बाह्य रूप निरीक्षण नहीं हो सकता, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता जाकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। हमने बताया था निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, मतलब पूरा विस्तार से हम लोगों ने साक्षात्कार के बारे में चर्चा करी थी। फिर हम बताए थे प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली तथ्य संकलन की प्राथमिक विधि है। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता घटना से संबंधित प्रश्नों की एक सूची बनाकर डाक द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में बसे लोगों के पास भेजता है, और वो लोग जो होते हैं वो उस सूचना को भरकर पुनः डाक द्वारा ही सूचनादाता या उत्तर शोधकर्ता के पास वापस कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा किया। उसी कड़ी में आज जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वो होता है सैंपलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं निदर्शन। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि निदर्शन का मतलब क्या है, निदर्शन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो निदर्शन जो है किसी भी सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो सैंपलिंग होता है वो किसी भी सामाजिक शोध में जो डाटा कलेक्शन की एक मेथड के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें समग्र मतलब संपूर्ण में से कुछ का चुनाव किया जाता है और उसी कुछ का अध्ययन किया जाता है तथा उससे जो प्राप्त निष्कर्ष है वो समग्र पर लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे पहले औरतें जो चावल बनाती थी, पहले कुकर में चावल नहीं बनाती थी, पहले एक भगोने होते थे उसमें चावल, उसमें क्या करती थी, जब देखती थी बहुत सारे चावल है तो कुछ उठाकर उसको टेस्ट करती थी, उसमें से एक उठाती थी तो उसको दबाती थी तो देखती थी कि पका है कि नहीं। तो वैसे निदर्शन है, ठीक है, कि समग्र में से कुछ चीजों को लेकर उसका हम अध्ययन करता है। ठीक है, उसी के अध्ययन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में जो है बड़े समूह को या छोटे समूह को समग्र कहा गया है और चुने गए जो प्रतिनिधि तथ्य हैं उसको निदर्श कहा गया है। जिन प्रविधि के सहारे निदर्श का हम चुनाव करते हैं उसे ही निदर्शन कहते हैं। जैसे गुडे एंड हार्ट ने अपना एक
निदर्शन के बारे में अपनी परिभाषा दी है। तो उनका कहना था कि एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, कि एक विस्तृत समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि। गुडे एंड हार्ट ने अपनी परिभाषा के माध्यम से ये एक समझाने का प्रयास किया है कि निदर्शन हम किसको कहते हैं। तो उनका कहना था कि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह का यह लघुत्तर प्रतिनिधि है। जैसे बहुत बड़ा समूह है, उसमें कुछ चीजों को हम इकट्ठा करते हैं, उसी को वो निदर्शन बोलते हैं। जैसे बोगार्ट्स ने कहा, निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिनिधियों का चयन है। मतलब इनका कहना था, निदर्शन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह से निश्चित प्रतिनिधियों का चयन है। जैसे मतलब पूर्व में ही निर्धारित होता हमको किस किस का चयन करता है, ये बोगार्ट्स का अपना मानना था। तो निदर्शन जैसा कि हमने समझा, समग्र में से कुछ चीजों को लेकर उसका अध्ययन करना, उसी को निदर्शन कहा गया है। ठीक है, लघुत्तर प्रतिनिधि होता है विस्तृत समूह का, जैसा कि गुड एंड हार्ट ने कहा। तो इसके हम निदर्शन की कुछ विशेषताएं समझते हैं। जैसे आता है समग्र का प्रतिनिधित्व, मतलब पूरे समग्र का वो प्रतिनिधित्व करता है, जिसको जैसे हम एक डाटा अगर निकाल रहे हैं, एक किसी का सैंपल लेते हैं, जैसे सैंपल लेना होता है ना, जैसे डॉक्टर आपका सैंपल लेता है, तब वो पूरे रोग का उसका अध्ययन करके पूरे रोग का बताएगा कि आपको कौन सा रोग है। ठीक है, तो वैसे समाज शास्त्र में या सामाजिक क्षेत्र में जब हम सैंपलिंग करते हैं तो समग्र में से कुछ डाटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उसका अध्ययन करने के बाद पश्चात हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कारण है। ठीक है, तो वही आ गया विशेषताओं में समग्र का प्रतिनिधित्व, मतलब जो हम सैंपल लेंगे वो पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करेगा। और फिर विशेषताओं में आता है पर्याप्त आकार, मतलब बहुत बड़े समूह या छोटे जिसका भी हमको करना है उसका एक पर्याप्त साइज होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें निष्पक्षता का बहुत ख्याल रखा जाता है। और जो आप जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उन साधनों के अनुरूप ही हम सैंपल लेते हैं। और यह सामान्य ज्ञान तथा तथ्य पर आधारित होते हैं, फैक्ट पर आधारित होते हैं निदर्शन। ठीक है, और व्यवहारिक अनुभवों पर भी आधारित होते हैं निदर्शन। अब ये विशेषताएं हो गई, जैसे समग्र का प्रतिनिधित्व करना, इसका एक पर्याप्त साइज होता आकार होता है, इसमें निष्पक्षता होती है, और जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह साधनों के अनुरूप होता है। ठीक है, और सामान्य ज्ञान तथा तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, और व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होता है। अब हम ये जानेंगे कि निदर्शन का लाभ क्या हो सकता है। निदर्शन शोध करने से पहले जब हम सैंपलिंग करते हैं, उसका लाभ ये होता है कि हमको समय और धन की बचत होती है निदर्शन के माध्यम से, इसमें ये लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा श्रम की बचत होती है, जैसे अगर हमको सैंपल नहीं करने आता है तो हम पूरे क्षेत्र का जब हम अध्ययन करने लगेंगे तो क्या होगा, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा श्रम लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, फिर इससे लाभ ये है कि हम जब एक सैंपल ले लेंगे तो उसका गहन अध्ययन करेंगे, पूरा अच्छे तरीके से उसको हम स्टडी करेंगे। जैसे कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी का जब सैंपल लेता है तो वो उसको लैब में जाकर पूरा व्यवस्थित अध्ययन करता है, तो उसको हम इसका लाभ ये होगा कि गहन अध्ययन में हमारे ये लाभदायक है निदर्शन। और जो इसका परिणाम आएगा उसकी हम परिशुद्धता की बात कर सकते हैं। ठीक है, और तथ्यों की पुनर्परीक्षा कर सकते हैं इसके माध्यम से। और जैसे प्रशासनिक सुविधा आदि में इसका बहुत लाभ पाया जा सकता है। और संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन संभव असंभव होता है इसमें, पूरे उसमें करें बात करें तो। अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं निदर्शन के बारे में, तो इसको मुख्यतः हम लोग दो भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से निदर्शन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग,
जिसको हम बोलते हैं संभावित निदर्शन, और दूसरा क्या होता है, असंभावित निदर्शन। ठीक है, संभावित निदर्शन में, संभावित निदर्शन हुआ है जिसमें क्या होता है, समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना होती है और जिसकी हम गणना कर सकते हैं। जो संभावित, जैसे कि नाम से ही आप लोगों को ज्ञात हो रहा है कि जो संभावित निदर्शन होता है, इसमें समग्र जो जिस समूह का हम अध्ययन करें उसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना रहती है और जिसकी गणना हम कर सकते हैं। या अगर हम सरलतल बात करें तो संभावित निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। संभावित निदर्शन में समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है। अब जो संभावित निदर्शन है इसके अंतर्गत हम लोग जैसे दैव निदर्शन हुआ, क्रमबद्ध निदर्शन हुआ, स्तरीकृत निदर्शन हुआ, या गुच्छ निदर्शन हुआ, या बहुस्तरीय निदर्शन हुआ, या बहुपक्षीय निदर्शन हुआ, या क्षेत्र आधारित निदर्शन को इसमें हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। किसमें? संभावित निदर्शन में। कौन कौन से? दैव निदर्शन, क्रमबद्ध निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, गुच्छ निदर्शन, या बहुस्तरीय निदर्शन, बहुपक्षीय निदर्शन, या क्षेत्र आधारित निदर्शन को हम लोग संभावित निदर्शन में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर आता है असंभावित निदर्शन। अब इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत वे प्रविधियां आती हैं जिनमें किसी इकाई के चुने जाने की संभावना ना तो ज्ञात रहती है और ना ही उसका गणना की जा सकती। देखिए इसके नाम से भी छुपा है असंभावित, मतलब इसमें कोई ये जरूरी नहीं है हम कि समग्र में से ये ही इकाई चुनी जाएगी या इसका गणना ही किया। इस प्रकार जो असंभावित निदर्शन है इसमें निदर्शन त्रुटि का आकलन नहीं किया जा सकता। इस विधि में यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक इकाई का निदर्श में सम्मिलित होने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य है। ठीक है, असंभावित निदर्शन में। अब असंभावित निदर्शन में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे अंश या कोटा निदर्शन, या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, या आकस्मिक निदर्शन, या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, या सुविधाजनक निदर्शन, या स्वयं चयनित निदर्शन, तथा स्नोबॉल निदर्शन। ठीक है, संभावित में दैव निदर्शन, ठीक है, क्रमबद्ध निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, गुच्छ निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, या बहुपक्षीय निदर्शन, या क्षेत्र निदर्शन आता है। और असंभावित में अंश या कोटा निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, असामयिक निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन, या स्नोबॉल निदर्शन आता है। ठीक है, अब जो संभावित निदर्शन में रैंडम सैंपलिंग है इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। दैव निदर्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो दैव निदर्शन जैसा कि इसका नाम से ही है कि सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार के निदर्शन में समग्र की सभी इकाइयों को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, जो रैंडम सैंपलिंग है इसमें समग्र की जो आपका क्षेत्र है उसमें से, जैसे आप किसी चीज का अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें से प्रत्येक इकाइयों के चुने जाने का समान अवसर होता है इस निदर्शन में, इस सैंपलिंग में। इस पद्धति में समग्र की प्रत्येक इकाई निदर्श के रूप में चुने जाने के लिए स्वतंत्र है और प्रत्येक को चुने जाने का अवसर उपलब्ध है। ठीक है, दैव निदर्शन विधि में अनेक विषयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सभी इकाइयों को समान रूप से चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है दैव निदर्शन में। ठीक है, और दैव निदर्शन विधि में अनेक विधियों का प्रयोग होता है, जैसे लॉटरी प्रणाली, कार्ड या टिकट प्रणाली, या नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली, या टिपेट प्रणाली, या गिड प्रणाली। ठीक है, तो दैव निदर्शन एक ऐसा निदर्शन है जिसमें
समग्र की सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त होता है और चुने जाने के लिए सब ये जो निदर्श के रूप में सभी इकाइयां चुने जाने के लिए स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक को चुने जाने का अवसर उपलब्ध होता है। द निदर्शन में जो टिपेट प्रणाली होता है, टिपेट एक विद्वान, ठीक है, इसलिए उनका नाम उनके नाम पे ही लिखा है टिपेट प्रणाली, ठीक है। टिपेट एक विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था, 4 अंकों वाली जैसे 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई, 4 अंकों वाली जैसे 10,400 की एक संख्याओं की एक सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम में कई पृष्ठों पर लिख दिया, ठीक है। जैसे 4 अंकों वाली एक सूची बनाई और उसमें क्या करा, बिना किसी क्रम के ऐसे रख दिया, उसमें से द रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से एक एक को उठा लिया जिससे हमें अध्ययन चुनना जाना है, ठीक है। फिर जैसे ग्रिड प्रणाली, जो ग्रिड प्रणाली होता है दैव निदर्शन में, इसका प्रयोग क्या होता है, भौगोलिक क्षेत्र में चुनाव के लिए किया जाता है। जो दैव निदर्शन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वह यह है कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने का जो समान अवसर उपलब्ध होता है और यह सबसे सरल विधि होती है, ठीक है। सैंपलिंग में दैव निदर्शन विधि सबसे सरल होती है और इसमें निष्पक्षता के गुण हमेशा मौजूद रहते हैं। इसमें समय, धन, श्रम की बचत होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, दोष है कि यह जो समानता वाले समूह हैं, उसी के अध्ययन में ही सब सहायक सिद्ध होता है। और लेकिन जब समग्र की जो इकाइयाँ वो उसमें विविधता बहुत सारी होती हैं और अगर उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तब यह विधि ज़्यादा कारगर नहीं सिद्ध होती है। ये होता है दैव निदर्शन विधि, जो हम लोग संभावित निदर्शन में पहला पढ़े, वो होता है दैव निदर्शन। और दूसरा जो है वह है क्रमबद्ध या व्यवस्थित निदर्शन, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, ठीक है। इस पद्धति में क्या है कि यह भी दैव निदर्शन के समान समग्र की सभी इकाइयों की सूची तैयार कर जा जाती है, ठीक है। जो क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में एक सूची तैयार करके प्रत्येक इकाई को एक क्रमांक दे दिया जाता है, ठीक है। और फिर जितनी संख्या में हमको निदर्श का चुनाव करना होता है, उसी अनुपात में एक निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चुनाव कर लिया जाता है। क्रमबद्ध या व्यवस्थित निदर्शन में सिस्टमेटिक हम लोग क्या करते हैं, समग्र की जो इकाइयां होती हैं उसकी ये सूची तैयार करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक इकाई को क्रमांक प्रदान करके जितनी संख्या में हमको सैंपल निदर्श का चुनाव करना है, उसी अनुपात में एक निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चुनाव हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है थर्ड स्टेज पे आता है स्तरीकृत निदर्शन। हमने ने पहला दैव निदर्शन पढ़ा, दूसरा क्रमबद्ध या व्यवस्थित निदर्शन और तीसरा होता है स्तरीकृत निदर्शन, जो कि संभावित निदर्शन में ये इसके प्रकार है, ठीक है। तो जो स्तरीकृत निदर्शन है, इसको हम वर्गीकृत या मिश्रित निदर्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होमोजेनिटी, सोजेता के आधार पर समग्र के स्तरों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसमें एक सीक्वेंस के आधार पर जो समग्र है, जो पूरा डाटा है, उसको एक स्तर, एक स्टार्टिंग मतलब स्तरीकृत स्टार्टिफाइड, उसमें हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ग के स्तर से एक निश्चित संख्या का चुनाव दैव निदर्शन विधि से किया जाता है। जैसे एक हम एग्जांपल लें अगर, तो किसी शहर में अगर हमें किसी शहर की जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है, तो हम क्या करेंगे, उस शहर में जो विभिन्न जातियां हैं उनको हम एक कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है। और प्रत्येक जाति से निदर्श का चुनाव दैव निदर्शन विधि से करते हैं, ठीक है। स्तरीकृत निदर्शन में, जिसको हम वर्गीकृत या मिश्रित निदर्शन भी कह सकते हैं, उसमें समग्र को एक स्तर में बांट देंगे और उसमें एक एक डाटा को हम लोग हर इकाई से इकट्ठा कर लेंगे। जैसे अगर हमें किसी
गांव या किसी शहर में जाति व्यवस्था का अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, जातियों को एक एक क्रम में व्यवस्थित रूप से बांट देंगे और उसमें से प्रत्येक का सैंपल ले लेंगे। ठीक है। फिर आता है गुच्छ निदर्शन, जिसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब समग्र की इस इकाइयों को स्पष्ट करना कठिन हो जाता है और समग्र को विभिन्न इकाइयों के गुच्छ या समूह के रूप में विभाजित किया जा सकता है, तो इस प्रकार के निदर्शन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले दय निदर्शन विधि के माध्यम से समग्र को कई हिस्सों में या गुच्छों में बांट देते हैं या समूहों में विभाजित कर देते हैं, और फिर दूसरे चरण में क्या करते हैं, उन चुने हुए गुच्छों में से दय निदर्शन विधि के माध्यम से समग्र का हम लोग क्या करते हैं, चुनाव कर लेते हैं। ठीक है। स्तरीकृत एवं गुच्छ निदर्शन में प्रमुख अंतर जो हम लोग देखते हैं वो यह आया है कि गुच्छ निदर्शन में विभिन्न चरणों में विभिन्न निर्देश इकाइयों का चुनाव किया जाता है। ठीक है। विभिन्न चरणों में विभिन्न निर्देश इकाइयों का गुच्छ में चुनाव किया जाता है, जबकि स्तरीकृत निदर्शन में एक ही स्तर पर ऐसे चुनाव हो जाता है, हम लोग एक स्तर पे और गुच्छ में बांट देते हैं। ठीक है। फिर आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, बहुस्तरीय निदर्शन। ठीक है। संभावित निदर्शन में फिर जो लास्ट आता है वह आता है बहुस्तरीय निदर्शन। ये भी इसमें क्या होता है, यह निदर्शन की वह विधि है जिसमें गुच्छ निदर्शन एवं स्तरित निदर्शन की विधियों को मिश्रित करती है। ठीक है। दोनों का मिश्रण है, गुच्छ का और स्तरीकरण का। जब बड़े क्षेत्र से निदर्श का चुनाव करना होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे पूरे भारत का, उससे अगर हमको सैंपल का चुनाव करना है, ठीक है, तो हमको बहुस्तरीय निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि पहले स्तर में बड़ी इकाइयों या प्राथमिक इकाइयों का चुनाव करते हैं। जैसे पहले हम ये भारत पूरे देश का चुनाव किया, फिर कुछ द्वितीय, फिर क्या करते हैं, हम द्वितीय चुनाव करते हैं। ठीक है। और इस तरह विभिन्न चरणों में इकाइयों का चुनाव करते हुए अंतिम चरण में अंतिम निर्देश इकाइयों का चुनाव करते हैं। इसकी प्रक्रिया कुछ निदर्शन में समान चलती है और प्रत्येक चरण में दय निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है जब हमको डाटा कलेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल के माना, पहले स्तर पर भारत के कई राज्यों से, जैसे भारत में जो जितने राज्य हैं उसमें कई राज्यों से हम लोग क्या करते हैं, पहले स्तर पर 2 राज्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है। जब बहुत बड़ा संख्या होगा, फिर दूसरे चरण में क्या करेंगे, कुछ जिलों का चुनाव करेंगे। ठीक। फिर तीसरे चरण में क्या करेंगे, कुछ प्रखंडों का चुनाव करेंगे और फिर अंत में क्या करेंगे, 2 गांव का चुनाव करेंगे। ठीक है। ठीक है। इस क्रिया में कई चरण संपादित होते हैं, कई स्टेज होता है, इसलिए ही इसे बहुस्तरीय निदर्शन कहते हैं। फिर आता है, हम लोग ये बहुस्तरीय निदर्शन के बारे में बातें, मतलब कई स्तर होते हैं। भारत भारत में राज्यों, जो राज्य हैं उसमें से 2 राज्य, फिर जिला, फिर बहुखंड, फिर गांव। ठीक है। फिर आता है बहुपक्षीय निदर्शन। संभावित निदर्शन में जो अगली स्टेज है वो है बहुपक्षीय निदर्शन। इस प्रकार के निदर्शन में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सूचनाएं पूर्ण समग्र से संकलित की जाती हैं और प्रतिदर्श उपनिदर्श का निर्माण किया जाता है। जब केवल एक ही उपनिदर्श होता है तब इसे दोहरा निदर्श या द्विपक्षीय निदर्श कहते हैं। यह बहुस्तरीय निदर्शन से भिन्न है क्योंकि बहुस्तरीय निदर्शन विधि में प्रत्येक चरण में विभिन्न प्रकार की निदर्श इकाइयों, जैसे राज्य, जिला, प्रखंड, गांव का चुनाव किया जाता है। किंतु जो बहुपक्षीय निदर्श में एक ही प्रकार के निदर्शन इकाइयां होती हैं, केवल कुछ इकाइयों से कुछ अधिक सूचनाएं संकलित की जाती हैं, ये बहुपक्षीय में। ठीक है। बहुस्तरीय में हमने क्या करा, राज्य, जिला, बहुखंड, ठीक है, गांव, इस टाइप में बांटा। लेकिन बहुपक्षीय में क्या करें,
हर पक्ष से कुछ कुछ इकाइयों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। ये संभावित निदर्शन में ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। फिर आता है क्षेत्र, एरिया सैंपलिंग। इस विधि में भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समग्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। फिर उन क्षेत्रों को अध्ययन के लिए किसी निश्चित क्षेत्र का चुनाव करते हैं। फिर उस क्षेत्र के निवासियों का अध्ययन करते हैं। इसके लिए दय निदर्शन के ग्रिड प्रणाली का उपयोग करता है, क्योंकि ग्रिड प्रणाली क्या होता था, भौगोलिक क्षेत्र की बात करता था। ठीक है, तो हमने जो बात करी, जो संभावित निदर्शन है, उसमें हमने बात करी दय निदर्शन, जिसमें समग्र की संपूर्ण इकाइयों के चुने जाने की समान अवसर होता है। क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित स्तर की बात करी, इसमें निदर्शन में जो समान या सर्वप्रथम समग्र की एक सूची बनाई जाती है और उस सूची को क्रमांक प्रदान किया जाता है। फिर स्तरीकृत निदर्शन, इसमें एक स्वजातीय आधार पर समग्र को स्तरों में विभाजित किया जाता है। फिर गुच्छ निदर्शन, गुच्छ निदर्शन में से कुछ गुच्छों कुछ उसको हम लोग दय निदर्शन की विबंधन में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर आता है स्तरीकृत निदर्शन और बहुस्तरीय निदर्शन, फिर आता है बहुपक्षीय निदर्शन, फिर आता है क्षेत्र निदर्शन। ये हमने बात करी किसमें, संभावित निदर्शन में हमने इसको जाना। ठीक, अब आता है असंभावित निदर्शन। ठीक, असंभावित निदर्शन में उद्देश्यपूर्ण, पहले स्तर पे आता है उद्देश्य, पर्पजिव सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो शोधकर्ता होता है वह जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, देख लेंगे ना, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। तो जैसे अगर आप शोधकर्ता हैं तो आप, जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आप सैंपल करना चाहते हैं, तो आप जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के चुनाव में चुनने वालों की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य प्रधान होता है। ठीक है, जो शोधकर्ता होता है वह जानबूझकर ही अपने जो विशिष्ट उद्देश्य है उसका, जिस उद्देश्य के लिए वो सैंपलिंग लेना चाह रहा है, उसमें उसी का सब कुछ चलता है। ठीक है, उसका इच्छा, उसका निर्णय, उसका उद्देश्य ही महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो शोधकर्ता होता है उसके विवेक पे आधारित होता है कि वह कौन सा सैंपल लेगा और कौन सा सैंपल नहीं लेगा। असंभावित प्रणाली में जो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन है, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में शोधकर्ता जानबूझकर अपने विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अपनी इच्छा अनुसार, अपने निर्णय के आधार पर, अपने उद्देश्य के आधार पर वो सैंपल को लेता है। और यह पूर्णतः शोधकर्ता के विवेक पर है, वह कौन सा सैंपल लेगा, कौन सा सैंपल नहीं लेगा। ये असंभावित निदर्शन प्रणाली में पहले नंबर पे आता है। दूसरे आता है आकस्मिक निदर्शन, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। और जब हम आकस्मिक निदर्शन की बात करते हैं तो यह भी पूर्णतः शोधकर्ता की रुचि पर ही निर्भर करता है। ठीक है, जो एक्सीडेंटल सैंपलिंग है यह भी शोधकर्ता के रुचि या विवेक पर ही निर्भर करता है। जिन इकाइयों से तथ्य संकलन की सुविधा होती है या जिनसे आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, उसी का चुनाव किया जाता है। इसमें क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है वो जहां उसको आसानी से डाटा कलेक्शन में सुविधा मिलेगी, वहीं से वो सैंपल लेता है। ठीक है, यह भी उसी के विवेक पर आधारित होता है। इसे सुविधाजनक निदर्शन में भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी सुविधा के अनुसार उसी क्षेत्र का चुनाव करेगा जहां से डाटा या सैंपल लिया जा सके। ठीक है, जब समग्र की सूची उपलब्ध ना हो, जैसे बहुत सारी आप जब आप शोध करेंगे, शोध फील्ड में जाएंगे तो आपको देखेंगे बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको कोई सूची उपलब्ध नहीं है, समय और धन की कमी है, इकाइयां भी अस्पष्ट हैं, तब यह विधि शोधकर्ता अपनाता है। कौन सी विधि, आकस्मिक निदर्शन। ठीक है, अचानक, आकस्मिक लिखा ना, एक्सीडेंटल, मतलब उसके पास कोई सूची नहीं, कोई जानकारी नहीं है, तब वह इस विधि को अपनाता है। ठीक है, फिर आता है असंभावित में
कोटा सैंपलिंग, मतलब अंश या कोटा निदर्शन। इसमें क्या होता है, कोटा निदर्शन में अस्त्रीकृत निदर्शन के समान समग्र को कुछ विशेषताओं के आधार पर पहले कुछ स्तरों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसमें कोटा निदर्शन में अस्त्रीकृत जो निदर्शन आपने ऊपर पढ़ा, उसी के समान समग्र की कुछ विशेषताओं के आधार पर पहले कुछ स्तरों में विभाजित किया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग या स्तर से निश्चित संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। कोटा निदर्शन में स्तरीकृत निदर्शन के समय कुछ विशेषताओं को, समग्र में से कुछ विशेषताओं को ले लिया जाता है और फिर स्तरों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग या स्तर से कुछ निश्चित संख्या में इकाइयों का चयन किया जाता है। इसमें इकाइयों के चुनाव के लिए क्या किया जाता है, द्वय निदर्शन प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि शोधकर्ता अपनी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वर्ग या स्तर से कोटा निर्धारित करता है। इसलिए इसका नाम ही है कोटा, मतलब वो जो समग्र की इकाइयां हैं, विशेषताएं हैं, वो कोटा शोधकर्ता खुद निर्धारित करेगा, कितने कहाँ से हमको कौन सी इकाई लेनी, कहाँ से कौन सी इकाई लेनी। और इसमें सबसे बड़ी क्या कमी है कि व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना अधिक होती है इस निदर्शन में। क्यों? क्योंकि जो शोध करता है, अध्ययन करता है, वो कहाँ से अपना जो समग्र की बहुत सारी समग्र की इकाई है, कौन सी इकाई लेगा, ये उसके विवेक पर आधारित है। तो यहाँ पक्षपात की संभावना हमेशा बनी रहती है तथा इसमें निदर्शन त्रुटि की गणना संभव नहीं है। फिर भी यह एक सरल और सुविधापूर्वक विधि है। ठीक है, तो हमने असंभावित निदर्शन में जाना उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन और कोटा निदर्शन। ठीक है, फिर आता है चौथे स्तर पर स्वयं चयनित निदर्शन। असंभावित निदर्शन में जो आता है वो आता है स्वयं चयनित निदर्शन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी निदर्श का जो चुनाव होता है, ठीक है, वह शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता। ठीक है, स्वयं चयनित निदर्शन में, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग में कभी कभी निदर्श का जो चुनाव होता है वह शोधकर्ता को नहीं करना पड़ता, बल्कि समस्या से संबंध एवं उसमें रुचि रखने वाले व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से निदर्श का इकाई बन जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं, जैसे रेडियो या समाचार पत्र आदि से व्यक्तियों का सहयोग माना जाता है। ठीक है, और रुचि लेने वाले व्यक्ति उसमें प्रत्युत्तर, जैसे आपसे पूछा जाता है कभी कभी रेडियो या समाचार के माध्यम से, इसको आप लोग मानते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसमें स्वयं चयनित निदर्श में इसमें क्या होता है, उत्तरदाता अपना स्वयं चयन करता है। ठीक है, इस प्रकार के निदर्शन में कम समय में ही अधिक संख्या में व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, स्वयं चयनित में कम समय में अधिक संख्या में लोगों को संपर्क किया जा सकता है। तो असंभावित में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन, कोटा निदर्शन या अंश निदर्शन या स्वयं चयनित निदर्शन। फिर पांचवें स्तर पर आता है स्नोबॉल या हिमगेंद निदर्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सूचना दाताओं की संख्या क्या है, धीरे धीरे इसमें बढ़ती जाती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समग्र के बारे में पूरी जानकारी शोधकर्ता को नहीं होती है। इसलिए इसके दिया स्नोबॉल, हिमगेंद। ठीक है, तो इसमें शोधकर्ता को समग्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तो वो क्या करता है, वह धीरे धीरे पहले एक से पूछा, उसके बाद उसने कहीं आगे बताया, उसको पूछा, धीरे धीरे करके क्रम में आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, यह विधि हिमगेंद की उपमा पर आधारित है। जैसे लिखा ना हिमगेंद, जिसमें होता है ना बर्फ के ढेले को बार बार मिलाकर जैसे गोला किया जाता है, वैसे वैसे जैसे थोड़ा बर्फ मिला इतना करा है तो गोला बने, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, तो वैसे ही है, इसलिए इसको हिमगेंद का उपमा दिया, स्नोबॉल। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, शोधकर्ता सर्वप्रथम
उन व्यक्तियों से साक्षात करता है जिनसे वह परिचित होता है। जैसे आपका कोई जानने वाला है, उससे आप थोड़ा बातचीत कीजिए, ठीक है, आप उससे परिचित हैं, तो उस विषय से संबंधित कुछ जानकारी उसके पास अगर होती है तो आपको देता है। तो ऐसे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने के बाद उनके द्वारा कुछ व्यक्तियों का नाम बताया जाता है। तो आपने एक से संपर्क किया, तो उसने कुछ और व्यक्तियों के नाम बताया कि इस संबंध के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार धीरे धीरे करके आकार बढ़ जाता है और यह विधि किसी प्रकार के दंगे फसाद के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उपयोगी सिद्ध होती है स्नोबॉल में, ठीक है। तो हम लोगों ने संभावित संभावित में हमने बात करी दय निदर्शन, क्रमबद्ध निदर्शन, स्तरीकृत निदर्शन, गुच्छ निदर्शन या बहुस्तरीय निदर्शन या बहुपक्षीय निदर्शन या क्षेत्र निदर्शन, ये हमने संभावित में बात करी। फिर हमने असंभावित में बात करी उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, आकस्मिक निदर्शन, अंश या कोटा निदर्शन, स्वयं चयनित निदर्शन या स्नोबॉल निदर्शन, ठीक है। अब हमने ये निदर्शन के बारे में जाना, ठीक। अब निदर्शन में सैंपलिंग डाटा करने में कुछ त्रुटियां आती हैं, एरर, जिसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर, ठीक है। तो वो त्रुटि कौन कौन सी हो सकती है? तो जब समग्र से निदर्श का चुनाव किया जाता है, जब पूरे एक समग्र से किसी डाटा सैंपल का चुनाव किया जाता है, तो ये माना जाता है कि समग्र की सभी विशेषताएं इस निदर्श में होंगी, ठीक। जैसे अगर हम किसी बर्तन से एक चावल उठाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि वो पका है नहीं पका है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो पूरे चावल का गुण है उसमें इसमें भी विशेषताएं हैं, ये पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये माना जाता है, ठीक है। सैंपलिंग त्रुटि में क्या प्रॉब्लम आती है? जब हम समग्र से निदर्श का चुनाव करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि समग्र की सभी विशेषताएं इस निदर्श में भी होंगी। जो जो पूरा चावल है बर्तन में, उसकी जो विशेषताएं इसमें भी होंगी, जो सैंपल हमने उठाया। किंतु होता क्या है, जब वास्तविक रूप में निदर्श निकाला जाता है, तो इसके चयन में दो मुख्य प्रमुख त्रुटियां आने की संभावना रहती है। हमने तो ये उठा लिया, ठीक, समग्र से सैंपल ले लिया, लेकिन जब वास्तविक रूप में निदर्श निकाला जाता है, जब हम लास्ट में करते हैं, तो इसके चयन में दो प्रमुख त्रुटियां आने की हमेशा संभावना रहती है। कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती हैं? सैंपलिंग एरर जो हमने बताया, उसमें होता है चयन की प्रक्रिया में पक्षपात का उत्पन्न हो जाना, ठीक, पक्षपात आ जाएगा अगर आप जब वास्तविक रूप में उसको देखेंगे, या मतलब संभावना बनी रहती, कोई जरूरी नहीं कि हो ही, संभावना हमेशा बनी रहती है। और दूसरा क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि निदर्शन में दय निदर्शन त्रुटि का आ जाना, ठीक है। जब हम कोई सैंपल लेते हैं दय निदर्शन की जो बात में, तो दय निदर्शन में भी कोई एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आज निदर्शन के बारे में ये जाना, जो एरर की बाने जाना कि एरर सैंपलिंग जो एरर होता है, निदर्शन त्रुटि होती है, जब हम समग्र की इकाइयों से निदर्श का चुनाव करते हैं, तो हम लोग यह मानते हैं कि जो समग्र है उसकी जो विशेषताएं हैं इस निदर्श में है, सैंपल में है, ठीक है। लेकिन जब वास्तविक रूप में कभी कभी क्या होता है कि जब हम निदर्श को निकाल लेते हैं, तो इसके चयन में जो हमको चयन करना है, इसमें दो प्रमुख त्रुटियां आ जाती हैं। कौन कौन सी है? पहला, पक्षपात आ सकता है, संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरा, निदर्शन में दय निदर्शन का त्रुटि क्या आ जाना। तो हमने आज निदर्शन के बारे में विस्तार से जाना कि निदर्शन क्या है, सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन क्या है। निदर्शन की दो प्रकार के होते हैं, संभावित असंभावित होते हैं, और उसमें हमने संभावित की अनेक 7 प्रकार जाने और असंभावित के हमने 5 प्रकार जाने, ठीक है। अब उसी कड़ी में
मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी पद्धति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है हाइपोथेसिस। जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं, जो हमने आप वैज्ञानिक पद्धति बताई थी शुरुआत में, पिछले क्लासेज में जब हमने बताई थी वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक, तो उसमें हमने बताया था कि पहले किसी भी समस्या का हम चुनाव करते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, उपकल्पना का निर्माण करते हैं दूसरे स्टेज पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपका हाइपोथेसिस सही है तो आप जब क्षेत्र में जाते हैं उससे संबंधित जो डाटा को कलेक्ट करते हैं तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा, ठीक। इसलिए उपकल्पना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड्स में, सामाजिक अनुसंधान में, ठीक। अब हम आज उपकल्पना के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है? तो सामाजिक अनुसंधान में, जैसा कि आप लोग पिछले ही क्लासेस में पढ़ सके कि सामाजिक अनुसंधान मानवीय क्रियाओं के यथार्थ ज्ञान से संबंधित विभिन्न पक्षों से संबंधित ज्ञान का अध्ययन है, ठीक है, और वैज्ञानिक तरीके से करता है। तो सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक। उपकल्पना हमेशा सामाजिक शोध में क्या होता है, उपकल्पना शोधकर्ता को, जो अनुसंधान करता है उसको दिशा निर्देश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक अनुसंधान में, सोशल रिसर्च में उपकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जो उपकल्पनाएं होती हैं, हाइपोथेसिस जो होता है, वह सामाजिक शोध में जो अध्ययन करता है या अनुसंधान करता है उसको एक दिशा निर्देश प्रदान करती है, ठीक है। किसी भी अध्ययन से पूर्व, किसी भी अध्ययन के पूर्व जो अध्ययन के संबंध में अध्ययनकर्ता द्वारा घटना या समस्या के संबंध में बनाई गई एक धारणा होती है। किसी भी हम घटना या समस्या का अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक धारणा बनाएंगे। और जब अनुसंधान करता एक धारणा जो बना लेता है, वह ऐसे हवा में नहीं होती, हवा में हम कोई धारणा नहीं बनाते, बल्कि वास्तविकता होती है, ठीक है। किसी भी अध्ययन से संबंधित यह एक वास्तविकता होती है, जो धारणा होती है, या सिर्फ हवा हवा ही नहीं होती है, यह एक वास्तविकता होती है। यह अनुसंधानकर्ता को अध्ययन में मार्गदर्शन का काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शोध करता है या अनुसंधान करता है, हाइपोथेसिस क्या करता है, उसके अध्ययन में वो मार्गदर्शन का काम करती है, एक मार्गदर्शक है, ठीक है। इसीलिए एक अनुमान लगाता है कि ऐसा हो सकता है क्या, तो उसको जाकर वो चेक करता है अपने फील्ड में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है उपकल्पना एक अनुमानात्मक कथन है। मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है हमारा अनुमान, ठीक है। तो इसीलिए उपकल्पना, हाइपोथेसिस सामाजिक अनुसंधान में अध्ययनकर्ता को या शोधकर्ता को या अनुसंधानकर्ता को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है, एक दिशा निर्देश का काम करता है, ठीक है। और जब हम कोई अध्ययन कर रहे हैं किसी विषय पे, तो उसके बारे में अनुसंधानकर्ता एक धारणा बनाता है, और यह धारणा वास्तविकता पर आधारित होती है, ना कि हवा हवाई, ठीक है। तो उसी संबंध में जैसे बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने हाइपोथेसिस के बारे में बताया, तो जैसे लुंडबर्ग एक समाजशास्त्री, उन्होंने कहा उपकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो अनुसंधान करता है, एक धारणा बनाता है, वह कोई जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो, ठीक है। वह एक कामचलाऊ निष्कर्ष बनाता है। उपकल्पना एक कामचलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, ठीक है। वो फील्ड में जाकर परीक्षा करेगा उपकल्पना, लेकिन पहले बना लेगा वो, ठीक। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसीलिए लुंडबर्ग महोदय ने कहा यह एक कामचलाऊ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। और यह सत्यता की जांच कौन करेगा? वही अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर करेगा, उपकल्पना जो उसने बनाया है, ठीक है। फिर बोगार्ट्स के अनुसार, बोगार्ट्स की एक परिभाषा है कि एक उपकल्पना एक
प्रस्थापना है जिसकी परीक्षण किया जाता है, जिसका परीक्षण किया जाता है। मतलब एक आप बना लेते हैं, उसका फील्ड में जाकर आप एक प्रस्थापना बना लेते हैं, फिर उसका आप फील्ड में जाकर क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो उपकल्पना एक काम चलाओ निष्कर्ष है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है, यह लुंडबर्ग ने कहा। तो अब कुछ विशेषताएं भी हो सकती हैं उपकल्पना की। ठीक है, उपकल्पना सामाजिक शोध को आसान बनाने के लिए स्वयं उसी द्वारा घटना के संबंध में बनाई गई एक धारणा है। ठीक है, उपकल्पना से हमारा जो अनुसंधान है वो आसान बन जाता है, हम उसी दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो उसी से संबंधित बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, ठीक, उसको हम लोग चेक करते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, आपकी हाइपोथेसिस, आपकी धारणा, और गलत भी हो सकती है। तो उपकल्पनाओं की जो विशेषताएं हैं, इसमें अस्पष्टता होती है, प्रयोग सिद्धता होती है, विशिष्टता होती है, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध होता है, और सरलता होती है। ठीक है, ये विशेषताएं इसकी कुछ महत्वपूर्ण है। अब वो उपकल्पना के टाइप्स भी हो सकते हैं, प्रकार भी बहुत सारे हैं। ठीक है, विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के अपने माध्यम से अनेकों प्रकार बताए हैं। तो जैसे आता है वर्णनात्मक उपकल्पना। ठीक, इसमें क्या होता है, कुछ जो उपकल्पनाएं होती है घटना की विशेषता एवं विवरण से संबंध होती है। ठीक है, जैसे अगर हम माने भारत की 70% जनसंख्या या 80% जनसंख्या कृषि रोजगार पर आश्रित है, या भारतीय ग्रामीण जनसंख्या का 70 या 80% अशिक्षित है। ये उपकल्पनाएं घटना से सहसंबंध के बारे में ना होकर उनकी विशेषताओं या विवरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक उपकल्पना। जैसे अगर हम रोजगार या गांव से संबंधित अध्ययन करना चाहते हैं तो हम एक उपकल्पना जब बनाएंगे तो उसकी घटनाओं से संबंधित जो विशेषताएं हैं या वितरण है, जैसे हम रोजगार के बारे में बताएं तो बताएंगे कि 70-80% जनसंख्या अभी भी भारत में कृषि पर आधारित है, या गांव में 70 या 80% जनसंख्या अशिक्षित है। इसको हम वर्णनात्मक उपकल्पना कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह घटना की विशेषताएं एवं वितरण से संबंध होती है। ठीक है, फिर आता है संबंधात्मक उपकल्पना, रिलेशनल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें घटना से संबंधित चरों या तथ्यों के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। जो घटना है उससे संबंधित जो चर है या तत्व है उसका हम लोग अनुमान लगा देते हैं। जो संबंधात्मक उपकल्पना होती है इसमें अनुमान लगाए, इसमें दो तत्वों के संबंधों को रेखांकित किया जा सकता है, जैसे राजनीति और अपराधी का संबंध। ठीक है, या जाति एवं राजनीति का संबंध, या शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता का संबंध, सामाजिक एकीकरण का आत्महत्या की दर विपरीत संबंध, या इसी प्रकार के बहुत सारे संबंधों के बारे में हम उपकल्पनाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम राजनीति और अपराध का संबंध देखना चाहेंगे तो हम उसी संबंध से उपकल्पनाएं बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है कारणात्मक उपकल्पना। ये जो संबंधात्मक उपकल्पनाएं हैं इसमें क्या होता है, चरों या तत्वों के बीच में कारण प्रभाव संबंध को दर्शाती है। जैसे काम के घंटों में वृद्धि के साथ कार्य की संतुष्टि में कमी आती है। ठीक है, अगर हम काम के घंटों में वृद्धि कर दें तो क्या करेंगे, जो हमारा कार्य करने की विधि है उसमें कमी आने लगती है। इस प्रकार की उपकल्पना, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अधिक गतिशील होता है, ये भी उपकल्पना बन सकती है कारणात्मक में, जिसमें कार्य कारण संबंध को हम लोग देखते हैं। फिर आता है अनुसंधान उपकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। मतलब यह एक काम चलाओ उपकल्पना होता है जिसका
निर्माण क्या करता है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं किया जाता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता द्वारा किया, इस उपकल्पना का परीक्षण शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। इसे सकारात्मक उपकल्पना भी किया जाता है। ठीक है, जो अनुसंधानात्मक उपकल्पना होता है, इसमें क्या होता है, यह एक काम चलाऊ है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है और इसकी उपकल्पना का परीक्षण शोधकर्ता द्वारा किया जाता है। ठीक, फिर आता है निगेटिव या नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नकारात्मक उपकल्पना अनुसंधान उपकल्पना के विपरीत होती है। ठीक, ये किसी भी विषय के बारे में जो अनुमानात्मक संबंध है उसको व्यक्त करता है, किंतु क्या होता है नकारात्मक रूप में। ठीक है, किसी भी विषय के बारे में जो एक अनुमानात्मक संबंध जो है उसको व्यक्त करता है, लेकिन नकारात्मक रूप में। जहां अनुसंधान उपकल्पना में अनुमानात्मक जो अनुमान है उस संबंध को सही समझा जाता है, वहीं जो नकारात्मक उपकल्पना है उस संबंध को सही नहीं समझा जाता, नकार दिया जाता है। जैसे उदाहरण के बारे में अगर हम समझें, प्रेम विवाद ही विवाह विच्छेद का कारण नहीं है। ठीक है, गरीबी ही आत्महत्या का कारण नहीं है। जो इस तरीका का उपकल्पना होता है वह, अब आप लोग खुद जान जाएंगे, इस प्रकार में इसको नकार दिया जाता है। जैसे जो प्रेम विवाह है या प्रेम में जो विवाद है वह विवाह विच्छेद का कारण नहीं है, नकारात्मक है ही है, अपने आप में ही नकारात्मक उपकल्पना है। या गरीबी ही आत्महत्या का कारण नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि आप जैसे महाराष्ट्र उस क्षेत्र में जो गरीब किसान आत्महत्या करते हैं। ठीक है, तो गरीबी महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन ये नकारात्मक है, चूंकि नकारात्मक उत्पन्न है, नकार दिया जाता है चीजों को। ठीक है, फिर आता है सांख्यिकी उपकल्पना। जब अनुसंधान उपकल्पना को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है तो यह सांख्यिकी उपकल्पना कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि का की आयु खा से अधिक है, यह अनुसंधान उपकल्पना हो गई। जैसे का की आयु खा से अधिक है, तो कौन सी उपकल्पना हो जाएगी, यह अनुसंधान, क्योंकि यह शोधकर्ता के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह बहुत काम चलाऊ है। फिर का व खा की आयु में कोई अंतर नहीं। ठीक, मतलब ये सांख्यिकी रूप में गणना करेंगे तब उसको हम सांख्यिकी उपकल्पना कहेंगे। जैसे हम बात करें का और खा की आयु में कोई अंतर नहीं, तो यह कौन सी उपकल्पना हो जाएगी, यह हो जाएगी नकारात्मक उपकल्पना। फिर अगर हम बात करें का की आयु का जो मध्यमान होता है वह खा के मध्यमान से अधिक है, तो इसको हम बोलेंगे सांख्यिकी उपकल्पना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उपकल्पना को समझा। उपकल्पना सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना का जो स्थान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो ये उपकल्पनाएं होती हैं वो जो शोध करता है या अनुसंधान करता है उसको बहुत हेल्प करती है डाटा के कलेक्शन में। ठीक है, और शोधकर्ता अनुसंधानकर्ता क्या करता है, एक धारणा बनाता है जो उसके अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, और यह धारणा जो होती है वह हवा हवाई नहीं होती, यह वास्तविकता पर आधारित होती है। ठीक, जैसे उपकल्पनाएं, लुंडबर्ग ने जो कहा कि उपकल्पनाएं एक काम चलाऊ निष्कर्ष है जिसकी अभी सत्यता की बात की जानी है। ठीक है, तो क्या होता है, वो फील्ड में जाकर अपनी सत्यता की जांच करेगा उपकल्पना। तो उपकल्पना के जो हमने प्रकार बताए, वर्णात्मक उपकल्पना, संभावनात्मक उपकल्पना, कार्यात्मक उपकल्पना, अनुसंधान उपकल्पना, नकारात्मक उपकल्पना या शून्य कल्पना या सांख्यिकी उपकल्पना। तो आज के क्लास में हमने ये जाना कि निदर्शन क्या है, ठीक, और हाइपोथेसिस क्या है। तो किसी भी सामाजिक अनुसंधान में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, निदर्शन समग्र का जो प्रतिनिधि का उसमें निदर्श का चुनाव हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से उस
को हम लोग अध्ययन करते हैं। और हाइपोथेसिस सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दिशा प्रदान करता है उपकल्पना शोधकर्ता को या अनुसंधानकर्ता को, वह किस तरीके से अध्ययन करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।